अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है, विच इज़ अबाउट इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट और आउटपुट की डेफिनेशन तो आप सबको क्लियरली पता होगी कि जो वैल्यू, जो डेटा हम कंप्यूटर को देते हैं उसे हमने इनपुट कहा था, और प्रोसेसिंग के बाद जो इंफॉर्मेशन या जो रिज़ल्ट कंप्यूटर हमें प्रोवाइड करता है उसे हम आउटपुट कहते हैं। तो जब हम प्रोग्राम बना रहे हैं, जब हम कोडिंग कर रहे हैं, तो हम उसमें कुछ वैल्यूज़ इनपुट देते हैं और रिज़ल्ट में हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आउटपुट आती हैं। इनपुट और आउटपुट जनरेट करने के लिए हम कौन सा पीस ऑफ कोड लिखते हैं वो आप इस चैप्टर में देखेंगे, और उसमें कितनी ऑप्शंस हमारे पास और अवेलेबल होती हैं वो सारी हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट में यहाँ पे हमें बताया गया है कि स्टैंडर्ड इनपुट क्या होता है और स्टैंडर्ड आउटपुट हमारे पास क्या होता है। तो स्टैंडर्ड इनपुट, जो इनपुट इनपुट गिवन वाया कीबोर्ड। वैसे तो इनपुट हम माउस से भी दे सकते हैं, हम माइक से भी दे सकते हैं, हम कैमरा से भी दे सकते हैं, हम स्कैनर से भी दे सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड इनपुट जो हम कीबोर्ड के थ्रू देते हैं उसको हम स्टैंडर्ड इनपुट कहते हैं। जो हमने कीबोर्ड से डेटा इंटर किया होता है वो हमारे पास स्टैंडर्ड इनपुट कहलाता है, और कीबोर्ड स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस कहलाती है। इसी तरह आउटपुट आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर, जो हमारे पास हमारे लैपटॉप की स्क्रीन या हमारे पास जो हमारे कंप्यूटर के डेस्कटॉप की मॉनिटर स्क्रीन्स होती हैं, उस पे जो आउटपुट डिस्प्ले होता है उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड स्टैंडर्ड आउटपुट। तो स्टैंडर्ड इनपुट और स्टैंडर्ड आउटपुट के लिए जो स्टेटमेंट्स हम यूज़ करते हैं सी प्लस प्लस में, वो कौन सी हैं और उनको हम कैसे यूज़ करेंगे, उनके सिंटैक्स हम सारे पढ़ेंगे। और जो सी प्लस प्लस की लाइब्रेरी है जिसमें इन फंक्शंस या इन स्टेटमेंट की सारी एक्सप्लेनेशन होती है, वो हम कौन सी यूज़ करते हैं, आईओस्ट्रीम। आईओस्ट्रीम इज इनपुट एंड आउटपुट स्ट्रीम डॉट एच। हेडर फाइल है, लाइब्रेरी है, जिसमें हमारे पास इनपुट और आउटपुट के सारे फंक्शंस की एक्सप्लेनेशन और डेफिनेशन मौजूद है। तो आज हम स्टैंडर्ड आउटपुट को स्टडी करेंगे कि एक स्टैंडर्ड आउटपुट जब हम देते हैं या जब हमने डिस्प्ले करवानी होती है तो हम कौन सा सिंटैक्स फॉलो करते हैं और कैसे हम ये स्टेटमेंट लिखते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड आउटपुट रेफर्स टू द आउटपुट डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर, और सी प्लस प्लस में इसके लिए हम सी आउट स्टेटमेंट लिखते हैं। सी आउट स्टेटमेंट या सी आउट स्ट्रीम जो है, सी आउट स्ट्रीम यूज होती है is used to display output। क्या स्टैंडर्ड आउटपुट शो करने के लिए जो स्ट्रीम हम यूज करते हैं वो क्या है, सी आउट, और इसको हम बोलते हैं कंसोल आउटपुट। इट स्टैंड्स फॉर कंसोल, सी फॉर कंसोल एंड आउट इज फॉर कंसोल आउटपुट। और इसके अलावा इसमें हमारे पास ये ऑपरेटर यूज होता है लेस देन के 2 साइन, और इसको हम बोलते हैं इंसर्शन ऑपरेटर, जो कि स्क्रीन पे जाके हमारे आउटपुट को इंसर्ट कर देता है। इसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। ये ऑब्जेक्टिव के लिहाज से आप लोगों को ये चीज़ें याद होनी चाहिए। स्टैंडर्ड आउटपुट क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट क्या है, कौन सी स्ट्रीम यूज हो रही है इसके लिए। सी आउट स्ट्रीम आउटपुट के लिए यूज़ होती है, सी इन स्ट्रीम जो है वो इनपुट के लिए, और हेडर फाइल कौन सी है, और सी आउट स्टैंड्स फॉर, और इस ऑपरेटर को जो हम सी आउट के साथ लगाते हैं क्या बोलते हैं, इंसर्शन ऑपरेटर। तो ये छोटी छोटी बातें आपने साथ साथ याद रखनी है। अब हमने इसका सिंटेक्स देखना है कि हमारे पास सी आउट लिखने का सिंटेक्स क्या है जो आपने थ्रू आउट अपने प्रोग्राम्स में फॉलो करना है। सो सबसे पहले सी आउट का कीवर्ड, फिर इंसर्शन ऑपरेटर, और उसके बाद जो चीज़ हमने डिस्प्ले करवानी है वो हम लिखते हैं। वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है या हमारे पास कोई कांस्टेंट वैल्यू भी हो सकती है जो हमने डिस्प्ले करवानी है, या हमारे पास कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है जिसको सॉल्व करने के बाद हमने आंसर शो करना है। तो ये इसका सिंटेक्स है, सी आउट
उसके बाद वेरिएबल है, कांस्टेंट है, एक्सप्रेशन है, या इन सबको कंबाइन करके भी आप लिख सकते हैं। सी आउट क्या है? इट्स द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, जो कि बताएगा कि इस सेंटेंस में क्या काम करना है, और इसकी सी आउट की सारी एक्सप्लेनेशन कि सी आउट ने कैसे काम करना है वो आईओ स्ट्रीम में पहले से हम साथ अटैच कर चुके हैं। इट इज़ उसके बाद जो नेक्स्ट है, ये हमारे पास इंसर्शन ऑपरेटर है, जो कि बताएगा कि आउटपुट को डिस्प्ले करवा दो स्क्रीन के ऊपर, और ये सी आउट की स्टेटमेंट के साथ हमेशा यूज़ होता है, और राइट साइड पे, सी आउट के राइट साइड पे, लेफ्ट पे नहीं, हमने इसे राइट साइड पे लिखा है। इसके बाद अब वेरिएबल, कांस्टेंट और एक्सप्रेशन जो है वो एक स्ट्रिंग, एक मैसेज, कोई कांस्टेंट वैल्यू, कोई वेरिएबल की वैल्यू हो सकती है जो हमने डिस्प्ले करवानी है। इनमें से आप कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दो भी यूज़ कर सकते हैं, तीनों भी यूज़ कर सकते हैं। एक ही स्टेटमेंट के अंदर हम ये तीनों भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई एक भी यूज़ कर सकते हैं। अब एग्जांपल के साथ कि अब इसमें वेरिएशंस हम देखते हैं कितनी आ जाएंगी जब हम सी आउट की स्टेटमेंट यूज़ कर रहे होंगे। तो मैं आपको यहाँ पे ही बताती हूँ एग्जांपल्स के साथ। यूँ भी लिख सकती हूँ, सी आउट ए, ए इज़ ए वेरिएबल जिसमें कोई वैल्यू स्टोर है, वो ए की वैल्यू को प्रिंट करवा देगा। मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, सी आउट 10, 10 अब एक कांस्टेंट वैल्यू है जो वो डिस्प्ले करवा देगा। या मैं लिख सकती हूँ, सी आउट, कोई मैं टेक्स्ट वैल्यू भी दे सकती हूँ। इसके अंदर टेक्स्ट वैल्यू स्ट्रिंग के लिए डबल कोट हम यूज़ करते हैं। तो सी आउट, जब भी आपने कोई स्ट्रिंग देना होगा तो डबल कोट के अंदर सी आउट, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ स्टैंडर्ड आउटपुट। ये देखें, ये मेरे पास ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पे हम कोई एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं, सी आउट ए प्लस बी। क्या करेगा? ए और बी को प्लस करेगा और उसका आंसर शो कर देगा। ये तो एक एग्जांपल थी जिसमें मैंने तीनों चीज़ें अलग अलग यूज़ की हैं। अब इनको कंबाइन करके भी हम यूज़ कर सकते हैं। सी आउट, जैसे यहाँ पे अगर मैंने टेक्स्ट मैसेज शो कराना है और उसके आगे वैल्यू लिखनी है, जिससे मैंने लिखना है, अगर मैंने टेक्स्ट लिखना है तो डबल कोट्स के अंदर वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल्स टू, अब जो आप डबल कोट के अंदर लिखते हैं, इसको भी डबल कोट के अंदर आप जो वैल्यूज लिखते हैं वो एज इट इज शो होगी। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है STANDARD स्पेस OUTPUT, O कैपिटल S कैपिटल बाकी सारे स्मॉल, एज इट इज शो होते हैं। इसी तरह जो मैंने यहाँ पे लिखा है वैल्यू ऑफ ए डबल कोट के अंदर, ये बिल्कुल एज इट इज शो होगा। अब इसके साथ अगर मुझे वेरिएबल की वैल्यू देनी है तो दो चीज़ों को कंबाइन करना है, कांस्टेंट स्ट्रिंग को और वेरिएबल को, तो फिर हम दोबारा से इंजर्शन ऑपरेटर लगाएंगे। ठीक है, दो चीज़ें कंबाइन हो रही हैं, तो यहाँ पे ए आएगा। अब क्या करेगा? वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू, और ए में जो वैल्यू स्टोर है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ए इक्वल्स टू 10 था, तो आउटपुट में मेरे पास क्या लिखा हुआ आएगा? वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10। ये जो a है, ये क्योंकि वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू को प्रिंट करवाएगा। इसकी वैल्यू में 10 स्टोर है, तो यहाँ पे 10 प्रिंट होगा। ये बेसिकली जो आउटपुट स्क्रीन पे हमें नज़र आएगा वो ये वाला आउटपुट होगा। अब अगर यहाँ पे मैं b इक्वल्स टू 5 कर देती हूँ, तो इसके आउटपुट में मेरे पास क्या शो होगा? इसके आउटपुट में मेरे पास लिखा हुआ आएगा 10 और 5 को प्लस करेगा 15 लिखा हुआ आएगा। ठीक है, इसके आउटपुट में एज इट स्टैंडर्ड आउटपुट लिखा हुआ आएगा। अब अगर मुझे दो या तीन वेरिएबल्स को इकट्ठे प्रिंट करवाना है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सी आउट ए, जितने वेरिएबल्स हैं आपने इतने इंजर्शन ऑपरेटर, बी सी डी, आप जितने भी चाहें वो करवा सकते हैं। ये क्या करेगा? ABCD सब की वैल्यूज प्रिंट करवाएगा। अगर मुझे इनके दरमियान में कहीं टेक्स्ट डालना है, लाइक जैसे ये मैंने स्टेटमेंट लिखी है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे भी लिख सकती हूँ वैल्यू ऑफ ए, फिर इंजर्शन ऑपरेटर बी, फिर इसके आगे मैं दोबारा लिख सकती हूँ वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, और फिर इंसर्शन ऑपरेटर और बी। अब इसका आउटपुट मेरे पास क्या आएगा? आप
किसी भी सीक्वेंस में इन्हें कंबाइन कर सकते हैं। जब आप कांस्टेंट को या स्ट्रिंग को वेरिएबल के साथ, एक्सप्रेशन के साथ कंबाइन करेंगे, तो आपको साथ में बस इंसर्शन ऑपरेटर हर जगह पे डालना है। और मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ, a प्लस बी इक्वल्स टू, और फिर यहाँ पे इंसर्शन ऑपरेटर a प्लस बी। देखें, सारी जो सीक्वेंस मैटर करता है वो ये है कि आपने रूल फॉलो किया हुआ है। टेक्स्ट के लिए डबल कोट्स डालें, फिर वेरिएबल लिखना था तो उसके साथ इंसर्शन ऑपरेटर्स आप डाल के जितना लंबा स्ट्रिंग करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन बेस्ट यही होता है कि आप इन इस तरह भी लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट के अंदर, और आप ये तीन स्टेटमेंट्स अलग अलग भी लिख सकते थे। जैसे ये सी आउट, ये अलग लिख सकते थे, वैल्यू ऑफ ए अलग लिख सकते थे, और वैल्यू ऑफ बी अलग भी लिख सकते थे। अब इसका आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10। अब क्योंकि इसमें स्पेस कोई नहीं है तो इसके आगे ही शुरू हो जाएगा, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 5, और इसके साथ ही फिर शुरू हो जाएगा, यहाँ तक प्रिंट हो गया, बी की वैल्यू 5 उसने प्रिंट कर दिया, उसके आगे आ जाएगा ए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस बी इक्वल्स टू 15। तो वो जितनी भी आप लिखेंगे वो सारी चीज़ें आउटपुट में एज इट इज़ डिस्प्ले कर देगा। अच्छा जी, ये तो था स्टैंडर्ड आउटपुट स्टेटमेंट, जिसमें हम डिफरेंट वे में अपने आउटपुट को लिख सकते हैं। बेस्ट यही होता है कि बहुत लंबा स्ट्रिंग करने के बजाय, ताकि कोई सिंटेक्स एरर ना आ जाए, उसको रिमूव करना डिफिकल्ट ना हो जाए, आप अलग अलग भी इनको लिख सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। एस्केप सीक्वेंस बेसिकली हमारे आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए यूज़ होता है। अगर हमारे आउटपुट में कोई रिजल्ट्स आ रहे हैं और हमने उनको फॉर्मेट करना है, जैसे ये देखें, ये रिजल्ट आ रहा था, वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू 5, ए प्लस बी इक्वल्स टू 15। ये एक ही लाइन में आ रहा है, अगर गौर से ना पढ़ें तो आपको समझ नहीं आएगी कि ये क्या लिखा हो। मैं चाहती हूँ कि इसके दरमियान में 4 स्पेसेस आए, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पेस आए, या मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ पे ये इतनी इतनी स्पेस आ जाए, या मैं ये चाहती हूँ मैं ऐसे ही लिखूँ लेकिन ये नेक्स्ट लाइन पे शो हो और ये वाला रिजल्ट नेक्स्ट लाइन में शो, मैं लिखूँ इनको इस एक स्टेटमेंट के अंदर ही। तो इस फॉर्मेटिंग को, सीक्वेंस को, आउटपुट पे जो फॉर्मेटिंग है कि आउटपुट पे किस तरह से लिखा हुआ डिस्प्ले होना चाहिए, उस सेटिंग के लिए हम डिफरेंट एस्केप सीक्वेंसेस यूज़ करते हैं। एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा हमारे पास फॉरवर्ड स्लैश से शुरू होते हैं, ठीक है। escape sequence क्या है, आर स्पेशल कैरेक्टर्स यूज्ड इन कंट्रोल स्ट्रिंग। ये जो आप कंट्रोल स्ट्रिंग लगा लिखते हैं, ये कंट्रोल स्ट्रिंग होता है बेसिकली, जो डबल कोट के अंदर आप लिखते हैं। इसके अंदर आप जब escape सीक्वेंसेस लगाएंगे तो वो स्पेशल कैरेक्टर्स लिखेंगे, तो वो क्या करेगा, आपके आउटपुट को फॉर्मेट कर देगा। अगर आपको मैं इसकी एग्जांपल दूं, तो ये देखें, मैंने ये पहले यहाँ तक प्रिंट करवाना है और फिर मैं चाहती हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में आए, तो हमारे पास एक एस्केप सीक्वेंस होता है फॉरवर्ड स्लैश और एन। जब मैं ये लिख दूंगी तो इसका मतलब है नेक्स्ट लाइन। अब उसने क्या करना है, अगली जो वैल्यू है, वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमारे पास बी था, इसको नेक्स्ट लाइन पे, और फिर मैं चाहती हूँ कि यहाँ तक जब प्रिंट हो गया है तो इससे अगला ये वाला जो है ये उससे नेक्स्ट लाइन में आए, तो मैं यहाँ पे एक और बैक स्लैश एन लगा दूंगी, तो फॉरवर्ड स्लैश। तो ये क्या कर रहा है बेसिकली, एस्केप सीक्वेंस हमारे आउटपुट को फॉर्मेट कर रहा है। लिखा मैंने वैसे ही है, सिर्फ एक स्पेशल करेक्टर ऐड कर दिया है विच इज़ फॉरवर्ड स्लैश एन, और उसने क्या किया है, इसको एक के बजाय 3 लाइंस में अलग अलग शो कर दिया, ठीक है। इनको हम बैक स्लैश, जो ये हम, ओके, ये बैक स्लैश है, इसको जो हम यूज़ करते हैं, इसको बेसिकली हम कहते हैं कि ये क्या है, स्केप करेक्टर है। जब स्ट्रिंग के अंदर उसके पास ये बैक स्लैश आती है तो उसे पता चल जाता है कि ये कोई स्केप सीक्वेंस है जिसको हमने यूज़ करना है, डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लिखना। तो इसको हम बैक स्लैश को स्केप करेक्टर कहते हैं। इसको देखते ही हमारे कंपाइलर को पता चल जाता है कि अब कोई स्केप सीक्वेंस आने वाला है जिसका स्पेशल मीनिंग होगा।
अब कितने बैक स्लैश या कितने हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस मौजूद हैं? सबसे पहले है ए, और ए जो है ये यूज़ होता है हमारे पास अलार्म के लिए। अगर आप चाहते हैं कि एक स्पेशल जगह पे अलार्म बजे, कोई बीप की साउंड आए, तो वहाँ पे आप फॉरवर्ड बैक स्लैश ए लिख सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मैंने यहाँ पे ए लिखा होता, तो वो पहले प्रिंट करता है वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, उसके बाद वो प्रोड्यूस करता है एक बीप साउंड, आपको एक आवाज़ सुनाई देती, और उसके बाद वो नेक्स्ट वैल्यू को प्रिंट करता। आप एक वक्त में एक से ज़्यादा भी इकट्ठे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? वो पहले वैल्यू ऑफ ए प्रिंट करता, फिर बीप साउंड, और फिर नेक्स्ट लाइन में जाके अगली वैल्यू को प्रिंट कर देता। उसके बाद आपके पास जो नेक्स्ट एस्केप सीक्वेंस है, इनका सिर्फ आपको पर्पस पता होना चाहिए ताकि आप अपने आउटपुट में इनको यूज़ कर सकें। बहुत डिटेल में इनको नहीं पढ़ना, इनकी एक एक डेफिनेशन समझ आ जाए और एक एग्जांपल, एंड ये आपके लिए काफ़ी होंगे। इसके बाद बी जो है, इसके नाम से ही ज़ाहिर है कि ये बैक स्पेस के लिए यूज़ होता है, और बैक स्पेस का बटन क्या करता है आपके पास? प्रीवियस लेटर को रिमूव कर देता है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे एक एस्केप सीक्वेंस लगाती हूँ, बी, वैल्यू ऑफ बी, और फिर ये मैंने एक एस्केप सीक्वेंस लगा दिया है बी। अब ये क्या करेगा? पहले तो उसने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ ए इक्वल्स टू 10, फिर अलार्म बीप साउंड, फिर नेक्स्ट लाइन पे आया है, फिर उसने प्रिंट किया वैल्यू ऑफ बी, ठीक है? वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, उसने पहले यहाँ तक प्रिंट किया है वैल्यू ऑफ बी इक्वल्स टू, फिर उसे मिला है बैक स्पेस का एस्केप सीक्वेंस। वो क्या करेगा? बैक साइड पे एक वैल्यू को माइनस कर देगा, डिलीट कर देगा। जैसे बैक स्पेस पिछले लेटर को डिलीट कर देता है, इसी तरह ये एस्केप सीक्वेंस लास्ट लेटर को डिलीट कर देता है, रिमूव कर देता है। उसने इक्वल प्रिंट किया था, लेकिन जब उसे बी मिला, बैक स्पेस मिला, तो उसने इसको रिमूव कर दिया और उसकी जगह पे जो आगे बी था वो प्रिंट करवा दिया। उसके बाद आपके पास है फॉर्म फीड। फॉर्म फीड, या आप इसको एफ लिखते हैं, इसको बोलते हैं फॉर्म फीड। अगर आपने कोई ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, मैं चाहती हूँ यहाँ पे मैंने सिर्फ इसे नेक्स्ट लाइन पे किया है ना, अगर मैं यहाँ पे इसकी जगह एफ लिख देती हूँ, तो वो इसके बाद एक पूरा पेज, मैं यहाँ पे जैसे पेज ब्रेक करते हैं ना, पेज डाउन ले जाओ। अच्छा, यहाँ पे पेज ब्रेक का बटन, अच्छा पेज ब्रेक का बटन कहाँ पे? अच्छा चले, मैं यहाँ से इंटर करके बताती हूँ। इतना एक पेज जितनी स्पेस क्रिएट कर देगा नेक्स्ट आउटपुट के दरमियाने में। इतना आउटपुट उसने प्रिंट किया, बीप साउंड, आगे उसे फॉर्म फील्ड मिला है, इसका मतलब है कि अब इससे आगे पूरा एक पेज का गैप आएगा, और उसके बाद नेक्स्ट आउटपुट जो है वो प्रिंट होगा, वो फॉर्म फीड के थ्रू एक पेज पे। उस फॉर्म फीड से पहले वाला एक लफ्ज़ एक पेज पे होगा, और फिर पूरा पेज खाली होगा, और नेक्स्ट पेज पे दूसरा वर्ड होगा जो फीड्स के बाद में है। उसके बाद आपके पास है बैक स्लैश एन। बैक स्लैश एन मैंने आपको बताया कि ये यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन के लिए। इसकी एग्जांपल भी मैंने आपको बता दी। अगर हमने नेक्स्ट लाइन पे जाना है तो हम बैक स्लैश एन को यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है बैक स्लैश आर, और आर इज़ फॉर रीस्टार्ट। रीस्टार्ट मीन जहाँ पे आप इससे लिखेंगे ये दोबारा से लाइन के स्टार्ट पे चला जाता है। मैं यहाँ पे आपको इसकी एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे मैंने लिखा हुआ है सी आउट, और यहाँ पे मैंने लिखा, आपके पास एग्जांपल जो आपकी बुक पे है, हेलो, और उसके बाद मैंने एस्केप सीक्वेंस डाल दिया आर का, और इसके साथ ही लिखा वर्ल्ड। अच्छा, अब जब ये आउटपुट में प्रिंट करेगा तो यहाँ से शुरू करेगा। आउटपुट में क्या आना है? पहले लिखा हुआ आएगा हेलो, फिर उसे मिला आर। इट्स मीन वो कर्सर को, जब ये लिखने हुआ था तो कर्सर यहाँ एंड पे आ गया था, जब उसे आर मिलेगा तो उसे रीस्टार्ट कर देगा, दोबारा से लाइन के शुरू में ले जाएगा, और जब उसे लाइन के शुरू में लेके जाएगा तो हेलो के ऊपर रीराइट करना शुरू कर देगा, WORLD, और ये जो हेलो है इसको रेज कर देगा, ठीक है? एच की जगह W, ई की जगह O, एल की जगह R, फिर एल की जगह L, और ओ की जगह डी आ जाएगा। पहले वाले वर्ड को रिमूव कर देता है और नया वर्ड उसके ऊपर शुरू से लिखना स्टार्ट कर देता है।
उसके बाद आपके पास है \t जो कि यूज़ होता है टैब के लिए। ठीक है, अगर आपने स्पेस देनी है, 4 स्पेसेस देनी है, आप चाहते हैं कि मेरे पास एक ए लिखा हुआ है और इतने दूर बी लिखा हुआ है, या तो आप स्पेस बटन 4-5 दफ़ा प्रेस करेंगे तब स्पेस आएगी, और 4-5 दफ़ा स्पेस बटन नहीं प्रेस करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप सिर्फ ये टी लिखेंगे, तो वो इतनी स्पेस 2 टेक्स्ट के दरमियान में, 2 वर्ड्स के दरमियान में ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देता है। उसके बाद अगर आपने सिंगल कोट शो करवाना है, तो आप ये लिखेंगे। ये क्या करेगा, इसके थ्रू एक मैं अगर यहाँ पे लिखती हूँ ए, ठीक है, तो मेरे पास आउटपुट में इस तरह से सिंगल कोट के अंदर ए लिखा हुआ आएगा। अगर आपने कोटेशन मार्क साथ शो करवाने हैं, तो आप सी आउट की स्टेटमेंट में ये सिंगल कोट वाला एस्केप सीक्वेंस यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने डबल कोट शो करवाने हैं, तो आपके पास अगेन यही मेथड है, आप बैकस्लैश के साथ डबल कोट और ये बैकस्लैश, इसके दरमियान में ए बी सी डी जो भी आप लिखेंगे। अब आउटपुट में जब आपके पास ये लिखा हुआ आएगा ए बी एस वी डी वी, तो इसके साथ डबल कोट बने हुए आएंगे, आपके पास आउटपुट के ऊपर ये शो होंगे। ठीक है, इसके बाद अगर आपने बैक स्लैश के साथ बैक स्लैश लगाई है, तो ये अगेन बैक स्लैश शो करने के लिए होगी। अगर आप एक बैक स्लैश शो करवाना चाहते हैं, तो आप 2 बैक स्लैशेस लिखेंगे, जो कि एक को डिस्प्ले करवा देगा। आपने 2 डिस्प्ले करवानी है, तो इसके आगे आप 2 लगा देंगे, तो वो 2 को डिस्प्ले करवा देगा। तो बैक स्लैश डिस्प्ले करवाने के लिए हम इस एस्केप सीक्वेंस को यूज़ करते हैं। ये सिर्फ हमारे आउटपुट को बेहतर बनाने के लिए, ताकि उसे ईज़िली कोई समझ सके कि आउटपुट क्या आया हुआ है। स्पेसेस के लिए इसमें जो मोस्टली आप यूज़ कर रहे होते हैं, वो एन और टी यूज़ हो रहा होता है स्पेस देने के लिए, या एन न्यू लाइन के लिए। बाकी सारों का आपको पता होना चाहिए, लेकिन आपके कोड में जो ज़्यादातर यूज़ होता है वो टी वाला टैब यूज़ होता है स्पेस के लिए, या एन यूज़ होता है नेक्स्ट लाइन पे मूव करने के लिए। अच्छा जी, अच्छा, इसके बाद हमारे पास मैनिपुलेटर्स हैं। मैनिपुलेटर्स हम कल इंशाल्लाह करेंगे, और इसके साथ ही हम इनपुट के फॉर्मेट भी देख लेंगे कि हम इनपुट कैसे लेते हैं, और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें यहाँ तक कोई क्वेश्चन है, कोई एग्जांपल आपको समझ नहीं आ रही, इनको देखें तो कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।